सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, माध्यमिक बोर्ड परीक्षा 2020 कक्षा 12 राजनीति विज्ञान के जो एक प्री बोर्ड जो पेपर होने वाला है उससे संबंधित एक प्री बोर्ड का मैं पेपर लेके आ रहा हूँ, वो भी उत्तर सहित। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगेगा। साथियों, इस प्री बोर्ड की जो पेपर का है लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से आप पेपर डाउनलोड कर सकते हैं और घर बैठ कर उसको उत्तर सहित आप खुद भी कर सकते हैं। साथियों, प्री बोर्ड की इस पेपर को उत्तर सहित देने का मेरा मकसद यही है कि प्री बोर्ड की कैसे एग्ज़ाम में है हमें उत्तर देना है और हमारी उत्तर शैली किस प्रकार रहने वाली है, कितने शब्दों में किस तरह हम प्रश्नों का है जवाब दे पॉइंट टू पॉइंट, तो उस पर आपको है ध्यान केंद्रित करना है। तो चलते हैं अपने वीडियो की ओर। साथियों, ये जो पेपर है मॉडल पेपर है, तो ये कक्षा 12 राजनीति विज्ञान का है और ये मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो इसका जो पेपर का जो समय रहेगा वो 3 घंटे और 15 मिनट का होगा। पूर्णांक 80 अंक का है। तो इसके 4 खंड है। 4 खंडों में से पहला जो खंड है उसमें 1 अंक के 10 प्रश्न है। तो हम देखते हैं 1 अंक के 10 प्रश्न किस प्रकार है, उसका उत्तर कैसे देना है। तो साथियों, 1 प्रश्न जो 1 अंक के जो 10 प्रश्न आ रहे हैं उनका जवाब या तो हमें एक लाइन में देना है या एक अक्षर में देना है, एक शब्द में देना है। तो ऐसे ही प्रश्न आएंगे, ज़्यादा इसको डिटेल में ले जाने की आवश्यकता नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाइन, 1.5 लाइन, 2 लाइन, इससे ज़्यादा कहीं इसका उत्तर नहीं होने वाला है। तो ये आप ध्यान रखें। विद्यार्थी का राजनीतिक समाजीकरण किस संस्था से होता है? विद्यार्थी का राजनीतिक समाजीकरण यानी विद्यार्थी है राजनीति संबंधी क्रियाकलाप कहाँ से सीखता है? तो हमारे यहाँ एक शब्द आ गया विद्यार्थी, और विद्यार्थी का संबंध किससे होता है? विद्यालय से होता है। तो जाहिर सी बात है विद्यार्थी राजनीति के बारे में कहाँ से सीखेगा? विद्यालय से ही सीखेगा। अगर बच्चे का आता तो बच्चा है परिवार में रहता है तो वो परिवार से सीखता है। अगर किसी व्यक्ति का आता है कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का राजनीतिक समाजीकरण किससे होता है, तो राजनीतिक दलों से होता है। तो अपना यहाँ विद्यालय आंसर हो गया। राजनीतिक सहभागिता के अभिकरण परिपरीक्षा का अर्थ बताइए। परिपरीक्षा का अर्थ बताना है, तो अर्थ ही बताना है। परिपरीक्षा यानी पूछना, पहले पूछना। परिपरीक्षा का शाब्दिक अर्थ होता है किसी प्रश्न पर निर्णय लेने के लिए जनता से उनकी इच्छा पूछना। तो ये जहाँ प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक व्यवस्था है वहाँ पर ऐसा किया जाता है। जैसे स्विट्जरलैंड में वहाँ पर अगर कोई कानून बनाया जाता है तो सरकार एक प्रश्न के रूप में है जनता के सामने पुटअप करती है और जनता से उनकी इच्छा जानती है। जब भी जैसे अभी हम ब्रिटेन की बात करें, ब्रेग्जिट हुआ था, यूरोपीय यूनियन से ब्रिटेन बाहर निकल रहा था, तो उन्होंने प्रश्न किया और जनता ने है यूरोपीय यूनियन से बाहर निकलने के लिए प्रस्ताव को पारित किया, उसको समर्थन दिया। हिगल और मार्क्स के भौतिकवाद में एक अंतर लिखिए। हिगल ने अपने भौतिकवाद में सृष्टि का जो मूल तत्व है आत्मा को माना, जबकि मार्क्स ने सृष्टि का मूल तत्व है जड़ या पदार्थ को माना। ये एक अंतर लिखना था आपको। आधुनिक उदारवाद और परंपरागत उदारवाद में अंतर बताइए। तो मैंने अपने जो नोट्स में है एक सारणी के टेबल के माध्यम से 8-10 अंतर बताए, उनमें से आपको एक लगाना है। तो कोई सा भी एक देखें। आधुनिक उदारवाद क्या करता है? राज्य को कैसा मानता है? सकारात्मक अच्छा ही मानता है। जबकि परंपरागत उदारवाद क्या मानता था? राज्य को आवश्यक बुरा ही मानता था। तो ये तो सकारात्मक अच्छा ही मानता आधुनिक उदारवाद, और जबकि वो है परंपरागत उदारवाद क्या मानता था? वो आवश्यक बुरा ही मानता था कि राज्य आवश्यक है और बुरा भी है। 5वां प्रश्न, किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए? तो ये कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम था? तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा ये जोड़े गए। भारतीय संविधान के अनुसार संघ सूची और राज्य सूची में विषयों की संख्या लिखिए। तो संघ सूची में विषयों की संख्या 97 है, राज्य सूची में विषयों की संख्या 66 है। अगर हम यहाँ साथ में ये लिख दें वर्तमान में 61 तो भी चलेगा, क्योंकि ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग है। हालांकि किताब में 66 ही दे रखा है, संघ सूची के 97 है, परंतु वर्तमान में ऐसे मानते हैं कि राज्य सूची के विषय 61 हो गए। तो कोष्टक में आप अगर ऐसा प्रश्न आ जाए तो यहाँ साथ में कोष्टक में लिख देना वर्तमान में 61। 7वां प्रश्न हम देखते हैं कि धन विधेयक है राज्यसभा द्वारा कितने दिनों के भीतर लौटाए जाना अनिवार्य है? तो धन विधेयक पर राज्यसभा के जो अधिकार होते हैं वो सीमित होते हैं, उसको 14 दिन के भीतर पारित करना होता है, अन्यथा वो पारित हुआ माना जाता है। तो उत्तर 14 दिन हो गए। 8वां 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा मंत्रिपरिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित की गई है? तो मंत्रिपरिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या वो कितनी निर्धारित की गई है? 15% निर्धारित की गई है। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में एक देश
से अधिक एक देश अधिकतम कितने प्रतिनिधि भेज सकता है संयुक्त राष्ट्र महासभा में? तो एक देश अधिकतम 5 सदस्य भेज सकता है, परंतु ध्यान रखना है वोटिंग के समय एक सदस्य ही मत करेगा। 10वां, आसियान का पूरा नाम लिखिए। आसियान का पूरा नाम इस चैप्टर से आसियान और दक्ष साक्ष्य इस बार एक फुल फॉर्म आने की पूरी संभावना, चाहे आसियान क्या है या सार्क क्या है या साप्टा क्या है, तो आपको ध्यान रखना है। तो आसियान का मतलब क्या है? एसोसिएशन ऑफ, ए का मतलब एसोसिएशन, एस का मतलब साउथ, ई का मतलब ईस्ट, ए का मतलब फिर एशियन और एन का मतलब नेशन। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ठीक है, यानी दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ। हिंदी में अगर हम लिखना चाहें दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ। हम भारत की बात करें, भारत की ये दक्षिण पूर्व में और एशिया के राष्ट्र है, तो दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ। तो बड़ी ट्रिक से भी हम याद कर सकते हैं। अपने भारत के मानचित्र में हम देखें तो ये दक्षिण पूर्व में स्थित हैं, एशिया के हैं, तो दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र हैं, राष्ट्र का संघ। अब हम 2 अंकों के प्रश्न देखते हैं। 2 अंकों के 8 प्रश्न आने वाले हैं, तो 8 प्रश्न हैं, तो हम देखते हैं 2 अंकों के। तो इनका जब उत्तर देना है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाइन या 3 लाइन में इनका उत्तर देने का कोशिश करना है। तो सबसे पहले प्रश्न बनता है कि परिवार राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया को कैसे पूर्ण करता है? कि हम देखते हैं परिवार है वो राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया को निम्न प्रकार पूर्ण करता है। तो ये प्रश्न लिखने का, उत्तर लिखने का शैली है कि प्रश्न पूछा है कि कैसे पूर्ण करता है, तो हम लिखेंगे निम्न प्रकार पूर्ण करता है, फिर हम पॉइंट डाल देंगे। पहला, परिवार में हम माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं, जिससे हमें उनकी सत्ता का बोध होता है। जिस प्रकार में सरकार की सत्ता का बोध होता है, वैसे ही हमें परिवार में भी ये सत्ता का बोध होता है, माता पिता की आज्ञा के माध्यम से या माता पिता के आदेशों के माध्यम से। परिवार ही हमें ये सिखाता है कि हम सब साथ में मिलकर कैसे रहें, परिवार में परस्पर कैसे सहयोग किया जाता है, अपनी मांगों को मनाने के लिए किस प्रकार दबाव डाला जाता है। तो ये बात परिवार ही सिखाता है। और राजनीति में आजकल हम देखते हैं गठबंधन की सरकारें, गठबंधन में सब गठबंधन की जो दल है वो एक साथ कैसे सरकार का निर्माण करते हैं, परस्पर कैसे सहयोग करते हैं, अपनी मांगों को मनाने के लिए किस प्रकार दबाव डालते हैं। तो ये बातें परिवार से ही सीखते हैं हम। राजनीति सहभागिता के अभिकरण, आरंभक से आप क्या समझते हैं? आरंभक मतलब प्रारंभ करने वाला। तो आरंभ का अर्थ है प्रस्ताव तैयार करना। तो शाब्दिक यहाँ समझते हैं, क्या समझते हैं? एक्सप्लेनेशन करना है। और अगर ये 1 नंबर में आता है तो हम सीधा यहाँ इतने आंसर लिखते। 1 नंबर वाले प्रश्न में आता है तो हम इतना ही आंसर लिखते हैं। आरंभ का शाब्दिक अर्थ क्या है, या आरंभक से आप क्या समझते हैं? ठीक है, तो यह आरंभक 2 नंबर वाले में आया तो और उसको एक्सप्लेनेशन भी करता है। तो हम एक्सप्लेनेशन कैसे करेंगे? तो लिखेंगे लोकतांत्रिक व्यवस्था में जब जनता स्वयं किसी कानून या संविधान संशोधन का प्रस्ताव तैयार कर विधानमंडल के पास विचार और मतदान हेतु प्रस्तुत करती है, तो उस प्रक्रिया को हम आरंभक कहते हैं। हमें ये बताना है कि जब किसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जनता स्वयं ही कोई प्रस्ताव तैयार करके सरकार के पास में या विधानमंडल के पास में विचार के लिए भेजती है, तो इस प्रक्रिया को आरंभक कहते हैं। यानी जनता स्वयं ही कानून बनाने की प्रक्रिया आरंभ करती है, ऐसी प्रक्रिया को आरंभक कहा जाता है। 13वां प्रश्न, समाजवाद वर्ग संघर्ष के स्थान पर वर्ग सहयोग पर बल देता है, इस कथन पर प्रकाश डालिए। यानी स्पष्ट करना है कि समाजवाद में वर्ग संघर्ष नहीं होता है, वाकई क्या होता है? वर्ग सहयोग होता है। तो पहली बात, समाजवाद शब्द है, समाजवाद यानी समाज को ज़्यादा महत्व देना, किसी व्यक्ति को महत्व नहीं दिया जा रहा है। तो समाज में वो महत्व दिया जाएगा तो समाज में सारे वर्गों सभी लोगों को महत्व दिया जाएगा, यानी सभी वर्गों को महत्व दिया जाएगा। तो सहयोग की बात आ गई। तो समाजवाद है वो पूंजीवाद का विरोधी होने के कारण क्या हो गया? ये प्रतियोगिता का भी विरोध करता है, क्योंकि पूंजीवाद में क्या थी? प्रतियोगिता थी, प्रतिस्पर्धा थी, और समाजवाद उसका विरोध करता है, प्रतिस्पर्धा के अंत की बात करता है, पूंजीवाद के अंत की बात करता है। तो जब प्रतिस्पर्धा खत्म हो जाएगी तो क्या होगा? वो सहयोग में वृद्धि करने पर बल देता है कि आपस में एक दूसरे का सहयोग करो, प्रतिस्पर्धा नहीं करके एक दूसरे का क्या करना चाहिए? सहयोग करो। समाजवाद है राष्ट्रीय स्तर पर भी सहयोग की बात करता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सहयोग की बात करके अनावश्यक प्रतिस्पर्धा को समाप्त करने की वकालत करता है। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि समाजवाद क्या है? वर्ग संघर्ष के स्थान पर वर्ग सहयोग पर ही बल देता है, यानी वो सहयोग की बात करता है, संघर्ष की बातें नहीं करता है। 14वां क्वेश्चन देखें, कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को आप समझाइए। तो कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को समझाना, मैंने ये टेबल अपने नोट्स में दी थी आपको, ऐसा सेम टू सेम लिख देते हैं तो बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा।
तो कार्ल मार्क्स ने द्वंद्वात्मक प्रक्रिया को गेहूं के पौधे के उदाहरण के द्वारा भी समझाया है। और साम्यवाद का जो था उसको भी आप ले सकते हैं, गेहूं के पौधे का उदाहरण भी आप ले सकते हैं। तो उसके द्वंद्वात्मक प्रक्रिया तीन चरण थे, वाद, प्रतिवाद और संवाद। उसमें विवरण लिखना है कि वाद में क्या गया, वाद में आ गया गेहूं का दाना, और प्रतिवाद में जब गेहूं के दाने को बोते हैं तो गेहूं का पौधा उगता है। अब गेहूं के दाने और पौधे के बीच में आपस में क्या होगा, अंतर क्रिया होगी, उसके कारण क्या होगा, संवाद की प्रक्रिया आएगी, उससे वो पौधा बड़ा होगा, उस पर बालियां आएगी, उसमें गेहूं के दाने लगेंगे, फिर वो पौधा सूख कर नष्ट हो जाएगा और इस प्रकार हमें है वो नए गेहूं प्राप्त हो जाएंगे। तो ये गेहूं के दाने से फिर वापस गेहूं के दाने प्राप्त हो गए। तो ये प्रक्रिया क्या थी, द्वंद्वात्मक प्रक्रिया थी। फिर ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। तो इस प्रकार हम कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को समझा सकते हैं। 15वां क्वेश्चन देखें, संघात्मक शासन व्यवस्था के होते हुए भी भारतीय संविधान को पूर्ण संघीय नहीं माना गया, यानी हमारी जो शासन प्रणाली है उसमें संघात्मकता है फिर भी ये पूर्ण संघीय नहीं है, तो इसके पक्ष में 2 तर्क देना है। तो पूर्ण संघीय नहीं मतलब इसके उसमें एकात्मक तत्व मौजूद है, तो हमें वो एकात्मक तत्व बताने हैं। यहाँ ये नहीं पूछा है कि संघात्मक शासन की विशेषता बताइए, यहाँ पर पूछा है कि संघात्मक शासन व्यवस्था होते हुए भी पूर्ण संघीय नहीं है। तो पूर्ण संघीय नहीं मतलब इसका मतलब क्या हुआ है, इसमें एकात्मक शासन के कुछ विशेषता हैं, तो हम एकात्मक शासन की विशेषता के बिंदु हमें डालने हैं। तो हम लिखेंगे भारतीय संविधान को पूर्ण संघीय नहीं होने के पक्ष में, भारतीय संविधान के पूर्ण संघीय नहीं होने के पक्ष में 2 तर्क इस प्रकार है। पहला कि शक्तियों का विभाजन है वो संघीय सरकार के पक्ष में, यानी संघात्मक में क्या होता है, शक्तियां हैं बराबर होती है राज्य और केंद्रों में, राज्य और इकाइयों में, परंतु यहाँ पर जो हमारे देश की बात करें तो शक्तियां हैं वो ज़्यादा किसके पास में है, केंद्र सरकार संघ सरकार के पास में, राज्यों के पास में कम है। इसके अलावा एकल नागरिकता है, वो भी क्या है, एकात्मकता को प्रदर्शित करता है। इसके अलावा बहुत सारी और भी विशेषताएं, जैसे एक संविधान है, इकहरी न्यायपालिका है, या अखिल भारतीय सेवाएं हैं। तो ये बहुत सारी विशेषताएं हैं जो एकात्मकता को प्रदर्शित करता है, यानी पूर्ण संघीय, भारतीय संविधान को पूर्ण संघीय बनाने में है ये अवरोध हैं, या हम अवरोध कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि एकात्मक संविधान की विशेषता है। तो यहाँ पर वो तर्क डाल सकते हैं। 16वां प्रश्न देखें, किसी व्यक्ति को अपराध करने पर गिरफ्तार कर लिया गया, भारतीय संविधान के तहत वे व्यक्ति क्या राहत प्राप्त कर सकता है, कोई 2 लिखिए। अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया था वो संविधान के तहत क्या राहत प्राप्त कर सकता है, तो किसी अपराध पर गिरफ्तार होने पर व्यक्ति संविधान के तहत निम्न राहत प्राप्त कर सकता है। अपनी गिरफ्तारी का कारण पूछ सकता है, अपनी इच्छा अनुसार किसी वकील से परामर्श ले सकता है और अपने बचाव का प्रयास कर सकता है। तो यह अनुच्छेद 20 है। तो गिरफ्तारी की दशा में है वो है राहत। तो यहाँ से ये प्रश्न आया हुआ है और इसको थोड़ा सा है घुमा के पूछा गया है, और बाकी है अनुच्छेद 20 ही। 17वां, संसद में भारत के महान्यायवादी के क्या अधिकार हैं, 2 लिखिए। तो महान्यायवादी होता कौन है, भारत का सबसे बड़ा वकील, भारत सरकार का सबसे बड़ा वकील, या भारत सरकार का वकील जो भारत सरकार को है न्याय से संबंधित है सलाह देता है, या बात करें कि हम जुडिशियल जो एडवाइस है वो भारत सरकार को देता है। तो संसद में उस महान्यायवादी के क्या अधिकार है, तो हम लिखेंगे संसद में महान्यायवादी के निम्न प्रकार अधिकार है, निम्न अधिकार है। पहला कि उसे किसी भी सदन की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार है, यानी वो राज्यसभा में भी जा सकता है, राज्यसभा की बैठक में भी भाग ले सकता है और लोकसभा की बैठक में भी भाग ले सकता है। तो वो संसद के किसी भी सदन में भाग ले सकता है, उसकी कार्रवाई में भाग ले सकता है, उसकी बैठकों में भाग ले सकता है, उसकी समितियों की बैठकों में भाग ले सकता है। उसे किसी भी सदन में बोलने का अधिकार है, यानी वो भारत सरकार का पक्ष है वो रख सकता है किसी भी सदन में, राज्यसभा में रख सकता है और लोकसभा में भी रख सकता है। तो ये 2 अधिकार हो गए। अब देखते हैं 18वां क्वेश्चन, 2 नंबर का अंतिम प्रश्न है, राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में सरकारी आयोग की 2 सिफारिशें लिखिए। तो सरकारी आयोग ने 2 सिफारिशें दी, वो इस प्रकार है। पहला कि राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति से पूर्व उस राज्य के मुख्यमंत्री से क्या ले, परामर्श ले। राज्यपाल क्या करे, उस राज्य की मुख्यमंत्री से है, राज्यपाल की नियुक्ति से है पूर्व परामर्श ले कि हम इस व्यक्ति को है आपके यहाँ राज्यपाल नियुक्त करें, आपको कोई समस्या तो नहीं है। दूसरा
कि राज्यपाल को 5 साल का कार्यकाल पूरा करने दिया जाना चाहिए, कि राज्यपाल है जो अपना 5 साल का कार्यकाल है वो पूरा करे, उससे पहले उसको हटाया नहीं जाना चाहिए। तो उसने 4 सिफारिशें दी, हमें यहाँ 2 लिखनी है। साथियों, खंड से कि जो सभी प्रश्न आएंगे वो क्या होंगे, 4-4 अंक के होंगे। 19 से लेकर 27 तक के प्रश्न है, टोटल है 9 प्रश्न है। तो हम देखेंगे कौन कौन से वो प्रश्न किस प्रकार बनते हैं। तो सबसे पहले जो मॉडल प्रश्न बन रहा है वो है प्लेटो की न्याय की अवधारणा लिखिए। तो जब से ये जो सिलेबस स्टार्ट हुआ है उसके बाद में है प्लेटो की न्याय की अवधारणा के बारे में पूछा नहीं गया, तो इस बार ये संभावना बहुत ज़्यादा है कि प्लेटो की न्याय की अवधारणा के बारे में पूछे। तो 4 नंबर का प्रश्न है, बड़ा प्रश्न आने की पूरी संभावना है, क्योंकि पहली यूनिट से है 4 नंबर का और 6 नंबर का अंक की प्रश्न आना है। हालांकि हम पिछले 2 जो प्रश्न पत्रों को देखें तो काफ़ी विरोधाभास उत्पन्न हुआ है, वहाँ से बड़े प्रश्न नहीं आए, छोटे प्रश्न आए हैं। तो उस हिसाब से भी अपने आप को प्रिपेयर करें। प्लेटो का जो न्याय से तात्पर्य क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति अपना निर्दिष्ट कार्य करे और दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करे। उस कहा कि अपना अपना काम करो और दूसरों के काम में हस्तक्षेप नहीं करो तो न्याय होगा। अब इसको हम समझे तो प्लेटो ने कहा कि जिस प्रकार मानव आत्मा में 3 तत्व पाए जाते हैं, तृष्णा, साहस और विवेक, उसी प्रकार उसी आत्मा अनुसार समाज के भी 3 भाग हैं। उत्पाद वर्ग जिसमें तृष्णा तत्व पाया जाता है, जो कौन कौन होते हैं, किसान, व्यापारी, मजदूर आते हैं जो उत्पादन का काम करते हैं। दूसरा साहस वर्ग जिसमें होता है वो सैनिक वर्ग होता है। ऐसे वर्ग सैनिक के कार्य करते, जैसे सैनिक है, पुलिस हैं या रक्षक हैं। तीसरा शासक वर्ग, इस वर्ग के जो व्यक्तियों में विवेक या बुद्धि तत्व की प्रधानता पाई जाती है, वो शासन प्रक्रिया में भाग लेते हैं, जैसे शासक है, मंत्री है, अधिकारी है, न्यायाधीश है। तो अगर ये तीनों वर्ग, प्लेटो ने कहा कि जिस प्रकार आत्मा है मनुष्य के सभी पक्षों में संतुलन स्थापित की रहती हैं, उसी प्रकार यदि ये समाज के तीनों वर्ग, उत्पादक वर्ग, सैनिक वर्ग और शासक वर्ग, अपनी अपनी क्षमता से निर्दिष्ट कार्य करे, यानी उत्पादक वर्ग उत्पादन का काम करे, सैनिक वर्ग रक्षा का काम करे, शासक वर्ग शासन प्रक्रिया का काम करे और अन्य के कामों में हस्तक्षेप नहीं करे, यानी सैनिक वर्ग है, उत्पादक वर्ग और ये शासन वर्ग में हस्तक्षेप नहीं करे, शासक वर्ग है, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करे, उत्पादक वर्ग है वो सैनिक वर्ग और शासक वर्ग के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करे, तो राज्य में न्याय की स्थापना होगी। तो सीधी सी बात है, यहाँ पहली लाइन से स्पष्ट है कि प्रत्येक व्यक्ति अपना निर्दिष्ट कार्य करे, यानी जिस व्यक्ति को जो कार्य दिया गया वो कार्य करे और दूसरों के काम में हस्तक्षेप नहीं करे, तब न्याय की स्थापना होगी, ऐसा प्लेटो का मानना था। 20वां प्रश्न देखें, आमंड द्वारा प्रतिपादित राजनीतिक संस्कृति के विभिन्न प्रकारों की विवेचना कीजिए। तो आमंड ने क्या किया था, राजनीतिक व्यवस्था की भूमिका के आधार पर, राजनीतिक व्यवस्था की भूमिका के आधार पर है राजनीतिक संस्कृति को 4 भागों में बांटा। सबसे पहले एंग्लो अमेरिकी राजनीतिक संस्कृति। तो एंग्लो अमेरिकी राजनीतिक संस्कृति क्या थी कि इस प्रकार की जो राजनीतिक संस्कृति है उसमें राजनीतिक लक्ष्यों और साधनों के विषयों में आम सहमति रहती है, यानी जो भी राजनीतिक क्रियाकलाप होंगे वो सारे आम सहमति से होंगे, कोई भी डिस्प्यूट नहीं होता है सत्ता पक्ष में और विरोधी पक्ष में, विपक्ष में। राजनीतिक व्यवस्था को निर्धारित नियमों के अनुसार ही संचालित किया जाता है, यानी जो नियम निर्धारित हैं उसी के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था निरंतर चलती रहेगी, उसमें कोई टूट फूट नहीं होगी। जैसे ब्रिटेन, अमेरिका, स्विट्जरलैंड है, वहाँ की जो संस्कृति है वो एंग्लो अमेरिकी राजनीतिक संस्कृति राजनीतिक व्यवस्था का है उदाहरण है, कि वहाँ पर सारा कार्य है वो नियम प्रोसेस जो पहले से निर्धारित है उसके अनुसार ही होता है। दूसरा महाद्वीपीय यूरोपीय राजनीतिक व्यवस्था, वहाँ पर क्या है, यूरोपीय महाद्वीप में क्या होता है, वहाँ पर राजनीतिक संस्कृति में सामंजस्य की बजाय क्या होता है, विघटन और खंडित स्वरूप है वो प्रभावी रूप से नजर आता है, यानी राजनीतिक संस्कृति जो पार्टियों में है वो विघटन होता रहता है। कारण क्या है कि वहाँ पर एक संस्कृति की बजाय क्या अनेक उप संस्कृतियां हैं, जिसके कारण क्या होता है, समय समय पर संघर्ष और हिंसा की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जैसे फ्रांस है, इटली है, जर्मनी है। तो ऐसी जो देशों की राजनीतिक संस्कृति है वो क्या होगी, महाद्वीपीय यूरोपीय राजनीतिक व्यवस्था है। तो हमें लिखना है महाद्वीपीय यूरोपीय राजनीतिक व्यवस्था में सामंजस्य के बजाय विघटन और खंडित स्वरूप प्रभावी रूप से नजर आता है, जिसके कारण उन देशों में राजनीतिक व्यवस्था में समय समय पर संघर्ष और हिंसा की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जैसे फ्रांस, इटली, जर्मनी। गैर पश्चिमी मतलब पश्चिमी देशों के अलावा या पश्चिमी देशों में वाला ये यूरोपीय या अमेरिकी जो राष्ट्र हैं उनके अलावा पूर्व या इसको कहे पूर्व औद्योगिकृत राजनीतिक व्यवस्था, यानी औद्योगिकरण से पहले की जो राजनीतिक व्यवस्था थी, तो ऐसी संस्कृति में तृतीय विश्व के देश आते हैं। अब तृतीय विश्व के देश कौन हो गए,
जो एशिया और अफ्रीका के देश हैं उनको तृतीय विश्व के देश कहते हैं, उनमें ये संस्कृति पाई जाती है। और वो देश कौन से जो अतीत में औपनिवेशिक शोषण के शिकार रहे हैं, यानी जो यूरोपीय देशों के उपनिवेश रहे हैं, जैसे भारत है, पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान बांग्लादेश तो एक ही है, श्रीलंका है, नेपाल, भूटान, ये अफ्रीका के देश है, वो सारे उपनिवेश, इंग्लैंड जो ब्रिटेन है, फ्रांस है, स्पेन है, इन सभी के कहीं ना कहीं उपनिवेश रह चुके हैं और उनके शिकार हैं, उनका शोषण हुआ है। और जहाँ का विकास, आर्थिक विकास और लोकतंत्र अभी भी अल्प विकसित अवस्था में है, वो देश इसमें आएंगे, गैर पश्चिमी पूर्व औद्योगिकृत राजनीतिक व्यवस्था में आएंगे। इसके अलावा चौथा जो प्रकार बताया था आमंड पावेल ने, वो था सर्वाधिकारवादी राजनीतिक व्यवस्था, कि ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जहाँ पर शासन दमन और उत्पीड़न पर आधारित होता है, यानी शासन सर्वोच्च होता है, सरकार ने जो कह दिया वो फाइनल है, उसका कोई विरोध नहीं कर सकती। जनता की जो सहभागिता है, सहमति, वो नामात्र की होती है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है वो पूर्ण रूप से नहीं मिल पाती है। संचार के साधनों पर सरकार का कठोर नियंत्रण होता है, विपक्ष के विरोध की संभावना नहीं होती है। तो ऐसा हम 2-3 पॉइंट इसमें लिख सकते हैं, बाकी ज़्यादा पूरा डिटेल लिखने की आवश्यकता नहीं है। जैसे चीन है, उत्तरी कोरिया है, बुल्गारिया है, जहाँ पर सैनिक शासन व्यवस्था पाई जाती है। अगर हम पुराने ज़माने में बात करें, हिटलर का शासन है, मुसोलिनी का शासन है, जर्मनी में ये हिटलर जर्मनी में था, मुसोलिनी का इटली में था, स्पेन में शासन था, या जापान में जो शासन था पुराने प्राचीन समय द्वितीय विश्व युद्ध से पहले का, तो वो क्या था, सर्वाधिकारवादी शासन राजनीति व्यवस्था थी। तो सर्वाधिकारवादी राजनीति व्यवस्था में क्या, अधिनायकवाद, यानी सरकार पूर्ण रूप से अधिनायकवादी हो जाए। या हम बात करें कि अभी वर्तमान में कहीं कहीं हम देखते हैं कि सैनिक शासन स्थापित हो गया, फौजी शासन हो गया, तो वो इसमें आएंगे। वर्तमान में इसका सबसे बड़ा उदाहरण उत्तरी कोरिया है। चीन की भी जो है राजनीति व्यवस्था वो लगभग इसी प्रकार की है। आगे हम देखते हैं 21वां प्रश्न, गांधी जी के विचार वर्तमान समय में भी प्रासंगिक है, इस कथन की पुष्टि की हेतु 4 तर्क दीजिए। हमने पिछले वर्ष 2019 में गांधी जी की 150वीं जन्म शती मनाई थी, तो गांधी जी पर यह प्रश्न आना लगभग संभव है। तो गांधी जी के विचार आज भी प्रासंगिक है, इसके कथन हेतु हमें कुछ तर्क दे सकते हैं, या हम गांधीवाद के पक्ष में जो हम तर्क दे सकते हैं वो इसी में आएंगे। तो हमने गांधी जी का आलोचनात्मक मूल्यांकन किया था, उसमें गांधी जी के गांधीवाद के पक्ष में जो तर्क दिए तो वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। तो पहला है कि गांधी जी के विचार है वो नैतिक नियमों पर आधारित हैं, और नैतिक नियमों पर आधारित विचार कभी भी दूषित नहीं होते हैं, कभी भी है वो गए गुजरे नहीं हो साबित होते हैं, वो हमेशा प्रासंगिक रहते हैं, उनकी आवश्यकता बनी ही रहती है। गांधी जी के विचार है वो मनोवैज्ञानिक दृष्टि से क्रांतिकारी विचार है, यानी गांधी जी विचार सीधे मन में क्रांति पैदा करते हैं। कोई भौतिक क्रांति या बाह्य क्रांति में विश्वास नहीं करते हैं, वो हमारे मन में क्रांति पैदा करते हैं, हमारे मन में परिवर्तन करते हैं। और ऐसे विचार जो हमारे मन में परिवर्तन करते हैं वो कभी भी हैं या समय के शिकार नहीं होते हैं कि समय गया और वो विचार की प्रासंगिकता खत्म हो गई, ऐसा नहीं है। जो मन में क्रांति पैदा करते हैं वो विचार हमेशा प्रासंगिक ही रहते हैं। गांधी जी साध्य और साधनों की पवित्रता में विश्वास करते हैं, कि कहा कि हमारा लक्ष्य और हम उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो तरीके अपना रहे हैं वो दोनों क्या होने चाहिए, शुद्ध होने चाहिए। उन्होंने साध्य और साधनों की पवित्रता के लिए एक उदाहरण दिया था कि ये बबूल के पेड़ से आम के वृक्ष नहीं प्राप्त होंगे, यानी अगर बबूल का पेड़ बोओगे तो बबूल ही उगेगा, आम का वृक्ष नहीं उगेगा। कि जैसा हमारा लक्ष्य होगा, जैसा हमारा साध्य होगा, जैसा हमारा उद्देश्य होगा, वैसे वैसे फल मिलेगा। और उसी प्रकार उन्होंने साधनों की पवित्रता पर बोल दिया कि हम जो उद्देश्य लेकर चल रहे हैं उसके लिए जो हमारा तरीका है वो भी पवित्र होना चाहिए। तो ये आज वर्तमान समय में इसकी काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता है कि हमारा जो लक्ष्य है वो भी शुद्ध होना चाहिए और जो साधन है वो भी शुद्ध होने चाहिए। गांधी जी ग्राम स्वराज्य यानी स्थानीय स्वशासन पर बल देते हैं, यानी ग्राम पंचायतों के गठन की बात है गांधी जी ने की थी। आज ग्राम पंचायतों के चुनाव हो रहे हैं, अभी वर्तमान में चल रहे हैं, तो गांधी जी की विचारधारा थी, तो ये प्रासंगिक है। तो इस प्रकार हम बता सकते हैं गांधी जी के विचार वर्तमान में भी प्रासंगिक है। ग्रीन हाउस गैसों के मुख्य उत्सर्जक कारकों की तालिका के द्वारा प्रदर्शित करना है। तो इस प्रश्नावली से एक कौशल पर आधारित प्रश्न पूछा गया। तो कौशल में हम टेबल बनाए, चित्र बनाए, तो ऐसा टेबल बनाकर है प्रश्न पूछा गया है। तो पिछली बार हम देखे सबसे पहले आया था कि पर्यावरण से संबंधित दिवसों की सारणी बनाकर लिखना है कि कौन सा दिवस है, उसकी तारीख कब है, टेबल बनाकर लिखना था। इसके अलावा पिछली बार पूछा था कि जल प्रदूषक है कौन कौन से हैं, तो उनकी टेबल बना कर लिखना, जल प्रदूषक और उनसे होने वाली बीमारियां।
इसकी अब की बार एक और अन्य टेबल जो दे रखी है, मेरा विचार है कि लगभग आने वाली यही है, परंतु अगर इससे संबंधित अन्य कोई टेबल है तो आप वो भी याद कर ले। जल प्रदूषक वाला अभी सिलेबस में नहीं रहा है, पर्यावरण दिवस वाले रहे हैं तो उसको आप पुनः याद कर ले। 4 पर्यावरण दिवस हैं, उनकी तिथि आपको जरूर याद करनी है और वो टेबल बनाकर उसका भी अभ्यास कर ले। ऐसे पर्यावरण दिवस और तिथि, जैसे विश्व ओजोन दिवस है, पर्यावरण दिवस है, जल दिवस है, तो उनकी तिथि भी यहाँ पर आप सामने लिख कर सकते हो। तो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के मुख्य कारक कौन से, हमें 4 कारक लिखने हैं। तो ग्रीन हाउस गैस के जो कारक हैं इधर, उसकी प्रतिशत मात्रा इधर लिखेंगे। बिजली घर से 21.3%, उद्योगों से 16.8%, यातायात से 14.4% और कृषि उत्पादों से 12.5%। 4 के लिखने लगभग 7-8 के दिए हुए हैं, तो आपको ध्यान रखना है। 23वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन और संसदीय संप्रभुता का समन्वय है, समझाइए। तो आंसर कैसे लिखना है कि हम देखें कि भारतीय संविधान में क्या है, संसदीय व्यवस्था को स्वीकार किया गया है। भारत में जो कौन सी व्यवस्था स्वीकार की गई है, संसदीय व्यवस्था है, वो स्वीकार की गई है। और संसदीय व्यवस्था को स्वीकार करने का मतलब क्या हुआ कि कानून निर्माण के क्षेत्र में क्या हो गया, संसद सर्वोच्च है। संसदीय व्यवस्था में संसद सर्वोच्च होती है। और संसद किस मामले में सर्वोच्च होती है, कानून बनाने के मामले में, क्योंकि संसद का काम ही क्या होता है, कानून बनाना होता है। साथ ही संसद द्वारा निर्मित कानूनों को पुनरावलोकन करने की शक्ति किसमें दे दी गई है, उसकी शक्ति है वो सर्वोच्च न्यायालय में निहित है। अनुच्छेद 13 में स्पष्ट लिखा है कि अगर कोई कानून मूल अधिकारों के खिलाफ बन गया, उसके विरुद्ध है, तो अनुच्छेद 13 के तहत सुप्रीम कोर्ट है वो उस कानून का पुनरावलोकन कर सकता है, जिसके तहत सर्वोच्च न्यायालय क्या करेगा, उस कानून का संविधान के दायरे में रहकर पुनरावलोकन कर सकता है। और अगर कोई कानून में कुछ अवैध पाया जाता है, यदि संपूर्ण कानून अवैध पाया जाता है या उसका कुछ भाग अवैध पाया जाता है, उसकी कोई धारा या अधिनियम अवैध पाया जाता है, तो उसको है ये सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, अवैध घोषित करता है। संपूर्ण कानून को भी अवैध घोषित कर सकता है, और उसमें अगर कोई धारा वगैरह विशेष है वो अगर संविधान का अतिक्रमण करती है तो उसको भी अवैध घोषित कर सकता है। इस प्रकार हम देखें तो कानून निर्माण में है, संसद है, संप्रभु है, और फिर न्यायिक पुनरावलोकन में है, कौन संप्रभु है, सुप्रीम कोर्ट। तो दोनों ही चीज आ रही है, यानी संसदीय संप्रभुता भी आ रही है और न्यायिक पुनरावलोकन भी आ रहा है, तो दोनों का समन्वय है वो पाया जाता है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, इस बार आने की पूरी संभावना है। तो ये यहाँ से जो प्रश्न बन रहा है ना, ये जो पहला चैप्टर है उसी से बनेगा। भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं वहाँ से, तो भारतीय संविधान की विशेषताओं को आप डिटेल से पढ़े, चाहे एक नागरिकता हो या आपातकालीन उपबंध हो, या ये बात करें कि लोक कल्याणकारी व्यवस्था की बात हो, SC/ST के कल्याण वाली जो दे रखा है, या संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया वाली बात हो, तो उनको है आप उन विशेषताओं को बड़ी डिटेल से आप पढ़ें, वहाँ से एक प्रश्न हमेशा बनता है। 4 नंबर का 24वां हम देखें, भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है, कोई 4 है, उपाय बताइए। तो भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के लिए क्या क्या प्रावधान किया गया है, तो हम देखेंगे प्रावधान किया गया है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति में विधायकों की कोई भूमिका नहीं होती है, यानी संसद और विधानसभा की कोई भूमिका नहीं होती है। न्यायाधीशों की नियुक्ति है कि अन्य प्रक्रिया से होती है, जिसको कॉलेजियम सिस्टम कहते हैं, उसके माध्यम से होती है। तो उसमें संसद की न कोई भूमिका होती है, न विधानसभा की होती है, नहीं संसद का अनुमोदन आवश्यक होता है, नहीं विधानसभा का अनुमोदन आवश्यकता होता है। न्यायाधीशों की पदावधि निश्चित होती है, उनके लिए निश्चित है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वो 65 वर्ष की उम्र तक कार्य करते रहेंगे, हाई कोर्ट के जज है वो 62 साल की उम्र तक कार्य करते रहेंगे, तो पदावधि निश्चित होती है। न्यायाधीशों को पद से हटाने की विधि वो काफ़ी कठिन दी गई है, उनके विरुद्ध केवल सिद्ध कदाचार और असमर्थता के आधार पर ही उसको केवल महाभियोग से ही हटाया जा सकता है, और अभी तक है महाभियोग किसी पर लगा नहीं है। हालांकि प्रक्रिया जरूर चालू की गई थी, उससे पहले उन लोगों ने इस्तीफा दे दिया, इसलिए महाभियोग पूर्ण रूप से पारित नहीं हुआ। चौथा देखें, न्यायाधीशों के वेतन भत्ते और अन्य सुविधाओं के संबंध में संसद में नहीं तो बहस की जा सकती है, नहीं मतदान किया जा सकता है कि न्यायाधीश पर इतना वेतन खर्च किया जा रहा है या नहीं इतने वेतन दिए जा रहे हैं या इनको ये सुविधा दी जा रही है, उस पर संसद में कोई बहस नहीं की जा सकती। इसके अलावा न्यायाधीशों के आचरण के संबंध में भी है, संसद में कोई बहस नहीं की जा सकती। न्यायाधीशों ने जो क्या डिसीजन दिया उसके संबंध में भी संसद है या राजनीति है वो कोई बहस नहीं कर सकते। तो ये भारत में न्यायाधीशों की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के उपाय किए गए हैं। तो 7-8 उपाय मैंने दिए हैं, तो आप वहां से 4 उपाय आप तो कम से कम याद रख लो। 25वां प्रश्न देखें, जाति का प्रभाव प्रजातंत्र के विकास में बाधक है, कैसे
कथन की पुष्टि में 4 तर्क देने। तो हम लिखेंगे जाति का प्रभाव प्रजातंत्र के विकास में बाधक है। कथन की पुष्टि में निम्न तर्क प्रस्तुत हैं। पहला, कि जाति के प्रभाव ने विभिन्न जातियों में परस्पर बंधुत्व और एकता की भावना को हानि पहुंचाई है। यानी विभिन्न जातियों में आपसी बंधुत्व और एकता की भावना वो जाति के प्रभाव के कारण है वो समाप्त होती जा रही है। जाति के प्रभाव से समाज में संघर्ष और अशांति का उदय हो रहा है। जाति के प्रभाव से राष्ट्रीय हितों की बजाय किसको प्राथमिकता मिल रही है? जातीय हितों को प्राथमिकता मिल रही है। तो जब जातीय हितों को प्राथमिकता मिलेगी तो प्रजातंत्र के विकास के लिए तो बाधा ही है। जाति के आधार पर राजनीतिक दलों का निर्माण होने लग गया। तो ये हम लगभग 8-10 पॉइंट है, वहाँ से आप 4 पॉइंट है बिल्कुल आपको याद रखना है और लिखना है। और ये जो इस चैप्टर वाला है, इस यूनिट से, चाहे वो जातिवाद हो, भाषावाद हो, सांप्रदायिकता हो, या राजनीतिक अपराधीकरण हो, या गठबंधन दलों का निर्माण हो, यहाँ से आपको पॉइंट याद करने हैं पॉइंट, और उस पॉइंट पर लिखने की जो अपनी शैली विकसित कर लो। उसको रटो मत कि उसके पीछे क्या लिखा है, उसको अपनी शैली में लिखने का प्रयास करो। निश्चित रूप से ये 8 नंबर की प्रश्नावली, 8 नंबर की यूनिट है, आपके 8 में से 8 आने वाले हैं। 26वां देखो, क्षेत्रवाद की समस्या का निवारण हेतु आप सरकार को क्या सुझाव देना चाहेंगे? कोई 4 सुझाव लिखने। तो क्षेत्रवाद की रोक, आपसे ये पूछा गया है, ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। ये सारे यहाँ से जो प्रश्न एक है तो विश्लेषणात्मक आएगा, दूसरा हाइपोथेटिकल आएगा। यानी आपसे पूछेंगे कि आप क्या सुझाव देंगे, तो हम इसको लिखेंगे हम निम्न सुझाव देंगे। क्षेत्रवाद को रोकने के लिए हम निम्नलिखित सुझाव सरकार को देना चाहेंगे। हम लिखेंगे संतुलित राष्ट्रीय नीति का निर्माण। क्या हम सुझाव देना चाहेंगे कि केंद्र सरकार है सभी राज्यों और क्षेत्रों के विकास के लिए एक संतुलित राष्ट्रीय नीति का निर्माण करे, ताकि जो राज्य संसाधनों की दृष्टि से अपेक्षाकृत कमजोर है उनको विकास में समान प्राथमिकता मिलेगी। दूसरा, राज्यों में स्थायी आधारभूत ढांचागत विकास होना चाहिए। तो इसमें राज्यों में ये दूसरा राज्यों में स्थायी आधारभूत ढांचागत विकास करना, यानी क्षेत्रीय विभिन्नताओं में कमी लाने के लिए जो पिछड़े राज्य हैं, जहाँ पर विद्युत है, यातायात है, संचार है, सिंचाई आदि के जो आधारभूत साधन का विकास नहीं हो पाया है, वो उनका अगर हम विकास कर दें तो क्षेत्रवाद की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। तो हमें सरकार को स्थायी जो आधारभूत ढांचागत विकास है वो करना चाहिए। यानी जो चीज़ें जरूरी हैं उनका तो निर्माण होना ही चाहिए। विकास के लिए विशेष कार्यक्रम प्रारंभ करना चाहिए कि जो क्षेत्र विशेष रूप से पिछड़े हैं, जैसे कौन कौन से, जहाँ पर सूखा बहुत ज़्यादा पड़ता है, जहाँ पर मरुस्थल है, जहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र हैं, जहाँ जनजाति क्षेत्र हैं, तो उन क्षेत्रों के लिए अलग से योजनाओं का निर्माण करना चाहिए। चौथा हम सुझाव देंगे कि प्रशासनिक दृष्टि से छोटे राज्यों का गठन करना चाहिए, कि राज्यों जो छोटे राज्य होंगे उनका प्रशासन है बड़ी आसानी से होगा, सरकार की पहुंच पूरे क्षेत्र तक बड़ी आसानी से हो जाएगी। बड़े राज्यों के लिए ऐसा प्रशासन चलाना थोड़ा टेढ़ा होता है, तो छोटे राज्यों का प्रशासन चलाना बड़े राज्य की बजाय अपेक्षाकृत आसान है। इसलिए लोगों को केंद्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व भी इससे क्या होता है, अधिक प्राप्त होता है। जब छोटे छोटे राज्यों को छोटे राज्य बन जाएंगे तो केंद्रीय स्तर पर उनकी भागीदारी भी बढ़ेगी। तो इसलिए प्रशासनिक दृष्टि से छोटे राज्यों का गठन किया जाना चाहिए। तो ये 4 सुझाव हमारे सरकार को हो गए कि क्षेत्रवाद को कैसे कम किया जाए। 27वां प्रश्न बन रहा है कि वर्तमान में दक्षेस की प्रासंगिकता संदेह के दायरे में कथन की पुष्टि के हेतु 4 तर्क दीजिए। तो वर्तमान में हम देखें दक्षेस की प्रासंगिकता पर प्रश्न चिन्ह लगे हुए हैं। कारण क्या है, तो हम निम्न तथ्य देखेंगे कि भारत और पाकिस्तान के मध्य राजनीतिक विवाद है वो जारी है। 2016 से हम देखें दोनों देशों के मध्य बहुत जबरदस्त राजनीतिक विवाद जारी है, जिसके कारण दोनों देशों के मध्य वार्तालाप तक नहीं हो पा रही है। दूसरा, कश्मीर समस्या और सीमा पार से आतंकवादियों की घुसपैठ, तो ये भी दक्षेस की प्रासंगिकता पर संदेह ये प्रासंगिकता का प्रश्न चिन्ह डालता है कि जब तक कश्मीर की समस्या विद्यमान रहेगी, पाकिस्तान है कश्मीर को अपना कश्मीर कहेगा कि हम कश्मीर प्राप्त करेंगे और वहाँ पर सीमा पार से आतंकवादियों की घुसपैठ कराता रहेगा, तब तक यह समस्या जारी रहेगी। तीसरा हम लिखेंगे दक्षेस शिखर सम्मेलन का आयोजन नहीं हो पाना, कि हम देखते हैं कि 2016 में जो इस्लामाबाद में दक्षेस का शिखर सम्मेलन आयोजित होना था वो अब तक नहीं हो पा रहा है। जब दक्षेस का शिखर सम्मेलन नहीं हो रहा है, राष्ट्र अध्यक्षों का सम्मेलन नहीं हो रहा है, विदेश मंत्रियों का सम्मेलन नहीं हो रहा है, तो फिर दक्षेस विकास कैसे करेगा? उसकी प्रासंगिकता पर निश्चित रूप से प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। भारत की विश्वव्यापी स्थिति को पाकिस्तान द्वारा
नकारना। या एक और बिंदु हम डाल सकते हैं कि पाकिस्तान द्वारा जो दक्षेश की जो व्यापार नीति थी साफ्टा, उसका है उल्लंघन करना, साफ्टा को नहीं मानना। तो यहाँ पर हम 4-5 तर्क है आप दे सकते हैं। तो 4 तर्क है यहाँ पर आपको देने हैं, लिखना है, तो वो बड़ी अच्छी तरह से आप याद कर ले। दक्षेश की प्रासंगिकता हो या आसियान की प्रासंगिकता हो तो आपको जरूर लिखना है। दक्षेश की प्रासंगिकता, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता और संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रासंगिकता, ये 3 प्रासंगिकता तो आपको याद करनी है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रासंगिकता वो पिछले साल आ चुकी है, उससे पहले गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता वो भी आ चुकी हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है। इस बार है दक्षेश पर विशेष फोकस है। अगर दक्षेश पर आएगा तो साथ में ये भी आ सकता है आसियान और भारत संबंधों की आवश्यकता पर भी ये प्रश्न बन सकता है यहाँ से। तो वो आगे अथवा में आए प्रश्न बन रहा है तो हम उसको अध्ययन करेंगे। साथियों, ये वीडियो है काफ़ी लंबा जा रहा है, इसलिए इस वीडियो को मैं यहीं विराम लगाता हूँ। इसका जो खंड दे भाग है, ये सभी 6 अंक के जो 3 प्रश्न आए आने वाले अथवा में, उसको हम अलग वीडियो के माध्यम से सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।